जिस प्रकार किसी भी मूवी का ट्रेलर उस मूवी में क्या क्या होने वाला है यह दर्शाता है, उसी प्रकार किसी लेजिस्लेटिव लॉ बुक में क्या क्या होने वाला है यह उसका प्रियम्बल बताता है। प्रियम्बल लैटिन वर्ड के प्रियम्बलस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू गो बिफोर। लेकिन यहाँ पर यह सवाल आता है कि आखिर प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट के प्रियम्बल को इसलिए इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि डॉक्यूमेंट का नेचर कैसा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और साथ ही साथ उस डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन उसी में प्रोवाइड की जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की क्या इंटेंशन थी, कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यू और प्रिंसिपल ऑफ द नेचर, ये सभी प्रियम्बल को बनाने का ऑब्जेक्टिव है। इंडियन प्रियम्बल को 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले आता है सोर्स, दूसरे नंबर पे आता है नेचर, और तीसरे नंबर पे आता है ऑब्जेक्टिव, और पांचवें नंबर पर आता है डेट ऑफ अडॉप्शन। हम एक एक करके इन पार्ट को एक्सप्लोर करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इंडियन प्रियम्बल को बनाने का आइडिया आखिर आया कहां से है। 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के जरिए प्रियम्बल की मांग को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने रखा, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया। यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखने वाली है कि इंडियन प्रियम्बल में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो अनइन्फोर्सेबल है, यानी कि उसे कोर्ट इन्फोर्स नहीं करा सकता है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में इंटरप्रिटेशन की कोई दिक्कत आ रही है तो वहां पर प्रियम्बल का सहारा लिया जाता है, क्योंकि आर्टिकल की लैंग्वेज को समझने में प्रियम्बल काफी बड़ा रोल प्ले करता है। प्रियम्बल के 4 पार्टों में से एक पार्ट है सोर्स, जिसकी पहली पंक्ति में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के नागरिक एक सोवरेन अथॉरिटी हैं, यानी कि हम अपने लिए कोई भी इंडिपेंडेंटली कानून बना सकते हैं और भारत के स्टेट पर कोई भी एक्सटर्नल स्टेट या एक्सटर्नल पावर उसके आंतरिक मामलों में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा नेचर, जिसे डिफाइन करने के लिए प्रियम्बल में 5 टर्म दी गई हैं। पहली है सोवरेन, दूसरी है सोशलिस्ट, तीसरी है सेक्युलर, चौथी है डेमोक्रेटिक और पांचवी है हमारे पास रिपब्लिक। सबसे पहले आता है सोवरेन, जो कि स्टेट की इंडिपेंडेंस को दर्शाता है, यानी कि भारत स्टेट खुद के अफेयर्स को करने के लिए एकदम फ्री है, बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर दबाव नहीं डाल सकता है। लेकिन जहां पर सवाल यह उठता है कि हमें प्रियम्बल में आखिर ऐसा लिखने की जरूरत क्या पड़ गई। भारत 1950 से पहले ब्रिटेन का डोमिनियन था, जिसके इन्फ्लुएंस को हटाने के लिए प्रियम्बल में सोवरेन वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। तीसरा हमारे पास आता है सोशलिस्ट, जो कि कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को स्टेट के द्वारा इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी इक्वल प्रोवाइड कराई जाएगी, और इंडियन रिसोर्स के ऊपर न केवल गवर्नमेंट का अधिकार होगा बल्कि नागरिकों का भी उतना ही अधिकार होगा जितना कि गवर्नमेंट का है, और नागरिकों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्युलर, जिसका मतलब है स्टेट का ना तो कोई धर्म होगा और ना ही स्टेट किसी भी धर्म को अडॉप्ट करेगा, जिसका अर्थ है ना तो स्टेट किसी भी धर्म को बढ़ावा देगा और ना ही उसे बढ़ने से रोकेगा। सेक्युलरिज्म 2 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव सेक्युलरिज्म और पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म आप इंडिया में देख सकते हैं। यहाँ पर स्टेट न तो धर्म के प्रचार को रोकता है और ना ही उसे बढ़ावा देता है, जबकि नेगेटिव सेक्युलरिज्म में नागरिकों को ओपनली पब्लिक प्लेस पर धर्म का प्रचार करने से मना किया जाता है। इस प्रकार का सेक्युलरिज्म तुर्की में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेमोक्रेटिक। कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक है नहीं, इसका आखिर हम पता लगाएंगे कैसे? इसके लिए मैं आपको 2 पॉइंट बताने वाला हूं। पहला पॉइंट यह है कि अगर किसी भी कंट्री में फेयर और फ्री और एक निश्चित समय पर इलेक्शन कराए जाते हैं और उस इलेक्शन में सभी नागरिकों को एक एज के बाद वोट डालने का अधिकार दिया जाता है, तो आप उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं। जो भी स्टेट इन 2 पॉइंट्स को फॉलो करता है तो वह डेमोक्रेटिक की डेफिनेशन में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब उस पर्सन से है जो कि जनता के द्वारा इलेक्ट करके भेजा जाता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति को हमारे रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा इलेक्ट किया जाता है और रिप्रेजेंटेटिव को हमारे द्वारा इलेक्ट किया जाता है, यह रिपब्लिक की डेफिनेशन में आता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 3rd पार्ट है ऑब्जेक्टिव, जिसमें सबसे पहले आता है जस्टिस, यानी कि स्टेट हर नागरिक को न्याय प्रोवाइड कराएगा, चाहे वह सोशल जस्टिस यानी कि उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो इकोनॉमिकल जस्टिस यानी कि स्टेट किसी भी नागरिक के साथ वेल्थ, इनकम और उसका इकोनॉमिक स्टेटस देखकर उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा, और चाहे वह पॉलिटिकल जस्टिस हो यानी कि स्टेट सभी नागरिकों को इक्वल, फ्री और फेयर राइट्स प्रोवाइड कराएगा, जैसे कि आर्टिकल 325
जिसमें नागरिकों को वोटिंग राइट, आर्टिकल 326 जिसमें नागरिकों को इलेक्टोरल राइट दिए गए हैं, ये दोनों पॉलिटिकल जस्टिस की श्रेणी में आते हैं। दूसरा हमारे पास आता है लिबर्टी, यानी कि स्टेट अपने नागरिकों को पूरी आजादी के साथ जीने का अधिकार देगा। तीसरा हमारे पास आता है इक्वलिटी, यानी कि स्टेट अपने नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। चौथा हमारे पास आता है फ्रेटर्निटी, स्टेट अपने नागरिकों को देश के प्रति और आपस में भाईचारे को प्रमोट करेगा ताकि देश की डिग्निटी और यूनिटी को प्रमोट किया जा सके। हमने पूरे प्रियम्बल को तो कवर कर लिया है, लेकिन हमारे सामने दो सवाल और बढ़ने लगे हैं। नंबर 1 कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और नंबर 2 क्या आर्टिकल 368 के अंदर प्रियम्बल को लाकर उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। इन दोनों ही सवालों के जवाब हम दो केसों के द्वारा डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला केस है री बेरूबरी 1960 का एक केस है, जिसके डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रियम्बल वह चाबी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के दिमाग को खोल सकता है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, अर्थात उसे अमेंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस केस के बाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक और पॉइंट पर ध्यान देते हुए कहा गया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल एक ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए हैं तो प्रियम्बल को अमेंड करने की पावर भी पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए। इस केस का नाम है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा प्रियम्बल के बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म नहीं किया जा सकता है। इस केस के बाद 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में पार्लियामेंट के द्वारा प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया। चलिए दोस्तों, वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।